गुड इवनिंग एवरीवन। तो एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में एपिसोड नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। और आज एपिसोड नंबर 20 हम पूरा करने जा रहे हैं एमजे टॉक शो का, जिस चैनल पे हम आकर के पब्लिक स्पीकिंग लीडरशिप से रिलेटेड हम बात करते हैं। और आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं। मेरे व्यूअर्स ने हमें बताया था कि सर, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपने बहुत बताया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या स्टेज पर हैं या कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कई बार डिफिकल्ट पीपल का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्ट ऑडियंस का सामना करना पड़ता है, जो आपको परेशान करते हैं या ये कहो कि इरिटेट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब स्टेज पर हैं तो डिफिकल्ट ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है। 10 तरीके या 10 स्टेप आप समझ लो, ऐसे 10 तरीके मैं आपको वन बाय वन फटाफट बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं आप सबके आशीर्वाद के साथ। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं कि डिफिकल्ट पीपल, यानी कि जो डिफिकल्ट ऑडियंस होती है, जब आप प्रेजेंटेशन देने का, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऑडियंस कैसी कभी ऐसी मिले जो आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है या बीच में क्वेश्चनिंग कर रही है। तो उनको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि स्टे काम। जब भी आप स्टेज पर हैं तो आपको काम रहना है, शांत रहना है। सामने वाला कितना भी अग्रेसिव हो, सामने वाला कितना भी आपको गुस्से से बात कर रहा हो, लेकिन आप स्टेज पर हैं, आप लोगों से एक स्टेप ऊपर हैं। आप स्टेज पर हैं मतलब लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपसे आप एक स्टेप ऊपर हैं। तो आपको काम रहना है। जितना इंसान बड़ा होता है, उतना शांत होता है, उतना समझदार होता है, उतना काम होता है, उतना पीसफुल होता है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ स्टेज पर खड़े रहे, ऑडियंस में से किसी ने एरोगेंटली बात कर रही तो वो चल जाएगा, लेकिन स्टेज पे खड़े होकर के अगर स्पीकर ने ऐसी बात कर ली तो बाकी की ऑडियंस ऐसा समझेगी कि यार इन्हें तमीज ही नहीं है, हम किसको सुनने के लिए आ गए। तो आपको हमेशा काम रहना है। पहला तरीका कि आपको कितना भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जब स्टेज पर आप हो तो आपको काम रहना है। दूसरा स्टेप ये है कि काम रहते हुए आपको एक्टिव लिसनिंग करना है। मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी कंपनी की, मान लो आप हाउ टू एंटरटेन द ऑडियंस, यहाँ पे हरिमोहन मिश्रा जी पूछ रहे हैं। डेफिनेटली आपको वो भी बताएंगे एंटरटेन कैसे करना है ह्यूमर के जरिए। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि डिफिकल्ट ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप स्टेज पर बात कर रहे हैं तो आपको अगर किसी ऑडियंस में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई आपको तो उनको एक्टिव लिसन करें। आपको सुनना है उनका क्या कंसर्न है। देखो, कई बार ऑडियंस में से हो सकता है लोग आपको परेशान करने के लिए आए हों, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, बिकॉज आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है तो आपको बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें आती है, राइट। तो आपको उसके क्वेश्चन की क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्वेश्चन के तर्क वितर्क के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपको सिर्फ परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है या जेन्युइनली उनका कोई डाउट है। तो आपको ध्यान से सुनकर ये एनालाइज करना है कि वो जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, या आप वो अपनी विजिबिलिटी ऑडियंस के सामने बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको ये एनालाइज करना ही उनके सुनते हुए। तो जब आप एक्टिव लिसन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एक्चुअल में उनका डाउट है। बिकॉज अगर किसी का एक्चुअल डाउट हुआ, एक्चुअल किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप उनको अगर गुस्से से बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वहां पे जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, वो बिगड़ जाएगा। बाकी लोग भी आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो एक्टिव लिसनिंग के साथ-साथ आपको उनको समझना है। एक्टिव लिसनिंग करते हुए आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, उनका तरीका क्या है, उनका क्वेश्चन रिलेवेंट है या नहीं है। अगर उनका क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, तो आप जेन्युइनली ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर, और आप जब भी डिनोट करें, तो एक रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट करें। तीसरा पॉइंट है रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट। अब रिस्पेक्ट कैसे दिखा सकते हैं कि जब भी आप उनको कुछ बोल रहे हैं, तो आप ऐसा बोल करके बोलें कि आई बिलीव, आई शब्द का यूज़ करें कि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो कह रहे हैं, उसमें ये सच्चाई है, ये है। तो आप जो भी बात बोले उसमें मेरा ऐसा मानना, ऐसा बोल करके करें। ऐसा ना बोले कि जो आप बोल रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिकॉज़ अगर आप किसी लाइन में ऐसा बोल देते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, तो उसमें काफ़ी कुछ, यहाँ पे हरिमोहन मिश्रा जी लिख रहे हैं कि यस सर, मेनी टाइम्स दिस हैपन दैट समटाइम पीपल आस्क क्वेश्चन ओनली टू
डीमोटिवेट अस, सही बोला आपने, एग्जैक्टली यहाँ पे लोग आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं ताकि आप नर्वस हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ जाए, क्योंकि वो आपका काम बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो वो आपको जज करना है, और अगर उनका क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट टू टॉपिक नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपका आज हम जो है हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन पूछना है मैं जरूर उसका बाद में आपको आंसर करूंगा, बट फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वेरी पोलाइटली आपको रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट रखना है, आई शब्द का प्रयोग करना है, जहां पे आपको बोलना है कि यार ये मेरा ऐसा मानना, मान लो उनका टॉपिक रिलेटेड टू टॉपिक है, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे, लेकिन रिलेटेड टू आपके टॉपिक ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप उसका आंसर करना चाहें तो आई शब्द का प्रयोग करें कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं। जब आप जब मैं करके बात करते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, तो वहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने का जो उनका मोटिव होता है, लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने के लिए आप उनको उनको दूर कर देते हैं। मतलब लोग आप पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। सी, अगर मैं फिल्म देख के निकला हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि फिल्म अच्छी है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने सबकी तरफ से यह बोल दिया कि फिल्म बकवास है। जबकि हो सकता है फिल्म बनाने वालों का मैं टारगेट ऑडियंस हूं ही नहीं, फिल्म बच्चों के लिए बनी है या फिल्म एडल्ट के लिए बनी है, ऑब्वियसली तो मुझे अच्छी नहीं ऐसा जो आप हमेशा जब भी बात करें तो मैं शब्द का प्रयोग करें कि मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कभी बोलते हैं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो मतलब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि यार ये चीज अच्छी है ही नहीं, अगर मैं किसी इंसान के बारे में बात करूं कि यार वो इंसान अच्छा नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अच्छा है, वो मेरे साथ हो सकता है अच्छा नहीं हो, या मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस खराब हो, लेकिन बाकी लोग साथ तो वो अच्छा हो सकता है। तो आप वहां पे ये बोल सकते हैं कि यार ये इंसान के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो जब आप स्टेज पर मैं मेरा करके बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, तो वहां पे लोग आप पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने बात वहां पे अपने आप को डिनोट करके रखी है, और आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपने बोला है। तो रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट रखें। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि लोग कब आप पे उंगली उठाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट रखें। चौथा पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सिक कॉमन ग्राउंड। सपोज सिक कॉमन ग्राउंड का मतलब है कि कॉमन बातें आइडेंटिफाई करें। सपोज किसी ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन पूछा है जो आपसे शायद अग्री नहीं कर रहा है, तो आप उन पॉइंट्स को ढूंढें, उन पॉइंट्स की बात करें जिसमें वो अग्री कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज की बातें कर रहा हूं, और किसी ऑडियंस में से किसी ने बोला कि यार ये बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो मैं वहां पर पे ये देखूंगा कि वो मेरी कौन सी बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने बात करी, मैंने 5 पॉइंट की बात करी, हो सकता है वो एक पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा हो, तो मैं बाकी 4 पॉइंट की बात करूंगा कि वो ऐसा मानना है। और इस जिस जहां पे मैं उससे फाइट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कॉमन ग्राउंड निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि हम दोनों में सिमिलरिटी कैसा है। जैसे उसने बोला कि मैं इस बात से आपको एग्री नहीं करता, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले मैं भी एग्री नहीं करता था, पहले मैं भी ऐसा ही मानता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये समझ में आया। अब वहां पे आपने क्या कर दिया कि उसको आपने अपने ही पास्ट में खड़ा कर दिया। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपने 5 पॉइंट बताए हैं, और किसी ऑडियंस में से किसी ने उठ करके बोला कि सर मैं आपकी ये बात से अग्री नहीं करता हूं। अब आप उसको क्या करोगे? आप उससे फाइट करोगे, अरे कैसे एग्री नहीं करते हो? ऐसा तो करना नहीं है। आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली सर, मैं भी आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले आप जैसा सोच रहे हैं, वैसे मैं भी इस बात को एग्री नहीं करता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये समझ में आया कि यार ये बात सही है, और आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ये बोल पा रहा हूँ कि ये बात सही है, जिसको मैं भी एग्री नहीं करता था पहले। आप बिल्कुल सही है सर अपनी जगह पे, लेकिन अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये जान चुका हूं कि ये बात पे मैं एग्री कर चुका हूं। तो आपने क्या किया? उस इंसान को अपने पास पे खड़ा कर दिया, जहां पे उसको आपने गलत नहीं ठहराया है, उसको आपने गलत नहीं बोला है। तो वहां पे उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस बंदे से मेरा एक्सपीरियंस कम है, वो भी पहले एग्री नहीं करते थे, तो उसको लगेगा कि वो भी सही है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली अपनी बात भी मनवा दी है। तो दिस इज कॉल्ड अ डिप्लोमेटिक वे, जहां पे आप एक अलग तरीके से डिफिकल्ट ऑडियंस को हैंडल करते हैं, राइट? बिकॉज अगर ऑडियंस 100, 200, 1000 कितने भी लोगों की है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी बातों से एग्री करें। कुछ लोग हो सकता है जो आप
कुछ परसेंटेज लोग हो सकता है 20% लोग जो हैं वो आपकी बात से एग्री ना करें, लेकिन उसमें से 2% हो सकता है जो आपको पूछे। बाकी के 18% आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपसे एग्री नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन 2% ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन करेंगे, तो उन 2% को जब आप आंसर करोगे ना, आप बाकी के जो 18% जो मन में रखे हुए हैं, जो आपको एग्री नहीं करते हैं, वो भी कन्विंस हो जाएंगे। टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया है और कोई आपसे एग्री नहीं करता है। होता क्या पता है, जैसे ही आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी ने ऐसा पॉइंट उठा दिया जो आपसे एग्री नहीं कर रहा है, तो आप इमीडिएटली नर्वस हो जाते हैं। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है यार ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चन एक इंसान ने पूछा है, 70% हो सकता है, 80% हो सकता है लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे। 20% आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसमें से 2% यानी कि 1 या 2 इंसान ने उठ करके आपको क्वेश्चन पूछा है। अब आप उन 1-2 को आंसर कर रहे हैं, लेकिन उन 20% को भी आप कन्विंस कर रहे हैं। तो जब भी वो बोले, उन्हें एक रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट रखें। जो भी आप बात कर रहे हैं, उसमें आई शब्द का यूज़ करें, मैं शब्द का यूज़ करें कि पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था, पहले मैं भी इस बात से एग्री नहीं करता करता था। आज से 2 साल पहले मुझे भी किसी ने ये बात बताई थी, तो मैं एग्री नहीं करता था। तो इस तरीके से जैसे पेरेंटिंग के सेशन में कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स खड़े होकर के बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि बच्चों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो स्पीकर है वो बोलता है कि पहले मैं भी मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन सम मोमेंट ऐसे कुछ मोमेंट में जहाँ पे आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन उनको सिखा देते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। जब स्पीकर ऐसा बोलता है, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला है कि वो उसको ये फ़ील होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और आपने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। पहले तो आप भी बिलीव नहीं करते थे, तो वहाँ पे वो भी सही ठहरा, लेकिन वो आपकी बात समझ भी गया। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट, जिसमें आपने सामने वाले को इंसल्ट नहीं किया है, आपने सामने वाले को नीचा नहीं दिखाया है, लेकिन आपने अपनी बात कन्वे करवा दी है। तीसरा कॉमन ग्राउंड, जिस कॉमन बातें देखें, जो चौथा पॉइंट मैंने बता दिया। छठा पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जो रिलेवेंट नहीं है, जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, तो आपको उनको आंसर नहीं करना है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में, या अगर आपका पूरा सेशन आपका है, तो आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, या हमारे पास टाइम लिमिट इतना है, या 4 लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सिर्फ पॉजिटिव शेयरिंग करना है। जो आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, या हर इंसान सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम इज प्रेसिंग, एवरीवन कैन आस्क ओनली वन क्वेश्चन। आप ऐसा कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं, एवरीवन कैन आस्क ओनली दिस। जैसे कई बार सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या मीडिया के सामने जाते हैं, तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं, वो मीडिया वालों को पहले ही बोल देते हैं कि आपको सिर्फ इस टॉपिक पे, या उनकी जो फिल्म आने वाली है उसके ऊपर ही बात करनी है, कोई भी आपको पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो एक उसको बोलते हैं बाउंड्री सेट करना, जहां पे आप बाउंड्री सेट कर देते हैं कि इसी टॉपिक पे बारे में मुझसे बात की जाए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने इररिलेवेंट टॉपिक पे बात करना शुरू कर दिया, तो बाकी जो ऑडियंस है वो उस टॉपिक को नहीं सुनने के लिए आई है जिस पे आप बात कर रहे हैं। वो आपने जो होर्डिंग्स लगाया, आपने जो हेडिंग रखी है, आपने जो सोशल मीडिया पे प्रमोट किया है, वो उस टॉपिक के लिए आई है। तो जब कोई ऐसे इर्रेलेवेंट टॉपिक पे बात करता है, तो आपको पोलाइटली बोलना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मिले हैं, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे जब हम उस टॉपिक के लिए कहीं मिलेंगे। तो आज मेरा एजेंडा इस टॉपिक पे बात करने का है, तो सॉरी। और पोलाइटली आप मना कर सकते हैं। आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, टेंशन नहीं दिखाना है, स्ट्रेस नहीं दिखाना है, अरे यार ये क्या पूछ लिया। तो आपके चेहरे पे जो है वो शिकन शिकन नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे एक एनर्जी होनी चाहिए, चेहरे पे एक भाव होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। राइट। छठा है रीडायरेक्ट एंड रीफ्रेम। अगर आपको लग गया है कि सामने वाले ने इररिलेवेंट टॉपिक पे बात करी है, तो आप उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि आज टॉपिक इस पे कोई बात हो तो बात करें, और इमीडिएटली आप उसको रीफ्रेम करें कि आज का टॉपिक ये है और हम इस पे बात करेंगे, क्या इस बारे में आपका सोचना क्या है। आप उसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो वहां पे पूछेगा। उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट एंड रीफ्रेम टेक्निक, जहां पे सामने वाले ने क्वेश्चन अलग पूछा है, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके टॉपिक के बारे में है। सपोज किसी ने, मैं पब्लिक स्पीकिंग के अगर सेशन ले रहा हूं, और सपोज किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा जो मेरे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर है,
तो मैं बोलूँगा कि सर ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो आज अपन बात नहीं करेंगे बिकॉज़ अपना टॉपिक ये है। लेकिन आज जो मैंने सेशन दिया है, उसमें आपने कौन-सी 2 नई बातें सीखी हैं? आप ऐसा काउंटर क्वेश्चन करके उसको अपने ही टॉपिक पर लेकर के आते हैं। उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट एंड रीफ्रेम टेक्निक, जो आपको इस्तेमाल करनी है ताकि आप टॉपिक से भटके नहीं, आप उसको घुमा के उसी टॉपिक पर लेकर के आए हैं। 7वीं टेक्निक है ऑफर सॉल्यूशन या फिर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं। सॉल्यूशन जैसे सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा रिलेवेंट टू योर टॉपिक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं कि सपोज सर क्या डाउट है, आप उसको एक जवाब दे सकते हैं बिकॉज़ वो क्वेश्चन अगर जेन्युइन है, रिलेटेड टू टॉपिक है, डिसेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसको प्रॉपर आंसर करना है, सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। या फिर अगर ऑफर पर्सपेक्टिव यानी कि इन्वॉल्व 7वीं टेक्निक इन्वॉल्व द ऑडियंस, अगर आपको लग रहा है कि अ, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, तो आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है, मैं देखना चाहता हूं कि ऑडियंस का इसके ऊपर क्या जानना है, तो ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा क्या, तो आप ऑडियंस के ऊपर डाल सकते हैं, तब तक आप सोच रहे हैं, राइट? तो आपको गैप नहीं रखना है। कहने का मतलब है कि जब किसी ने क्वेश्चन पूछा ऑडियंस में से, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर एट द मोमेंट, आपको टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, तो आप वहां पे गैप ना रखें उसको सोचने के लिए, बिकॉज गैप आ गया वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहां पे ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से अगर कोई आंसर करना चाहे तो आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करें, उनमें से एक आधा कोई ना कोई अगर कुछ आंसर दे रहा है तब तक आपको सोचने का टाइम मिलता है, और जब किसी ने आंसर दिया है तो आपको ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं कि हाँ ऐसा ही मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एंड देन यू कैन इनपुट योर पॉइंट्स, राइट? तो इसको बोलते हैं इन्वॉल्व द ऑडियंस टेक्निक। थैंक यू सो मच, हरिमोहन मिश्रा जी लिख रहे हैं, दैट्स वंडरफुल वे टू टेकल द डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस डेफिनेटली, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लोग पूछ लेते हैं जहां पे आपके पास ऑन द स्पॉट आंसर नहीं है, और हर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन द स्पॉट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने गैप ले लिया, क्वेश्चन पूछा और आंसर देने में आपने टाइम कर दिया, तो आपका जो एबिलिटी है, नर्वसनेस है, वो बढ़ जाती है और लोग समझ जाते हैं कि आपको उसका आंसर नहीं मालूम है। इमीडिएटली आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व कर देना है कि ऑडियंस में से कौन कहना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर कौन देना चाहेगा। मैं ऑडियंस का व्यू जानना चाहता हूं, और बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ पे जो मुझे काफी देर से मुझे सुन रही थी। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से कोई आंसर करे, इसके बाद मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा। तो ऑडियंस में से जब एक दो लोग आंसर कर रहे हैं तो इट बिकम्स ए इंटरेक्टिव सेशन, और वहां से फिर आपके पॉइंट्स, आपको तब तक आपको समय मिल जाता है कुछ सोचने का, और आप अपने पॉइंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जिसने क्वेश्चन पूछा है वो कन्विंस भी हो जाता है, बिकॉज 2-3 लोग, यूनिटी वहां पे हो गई, 2-3 लोग उसको आंसर कर रहे हैं और फिर आपके भी पॉइंट्स वहां पर आ जाते हैं। तो दिस इज द वे जहां पे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एंड नाइन्थ, सीक सपोर्ट। अगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बार बार आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, परेशान कर रहा है, आप सेशन ले रहे हैं लेकिन उसमें कुछ सीटी बजा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो आप वहां पे इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो गई है। रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो अरिजीत सिंह अपना एक कंसर्ट में जब गाना गा रहे थे, तो एक इंसान ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया, तो जब वो हाथ बढ़ाया तो उसने इतना जब अरिजीत सिंह का जो हाथ पकड़ा ना, वो इतना टाइट पकड़ लिया, और तो उनको हाथ में दर्द होने लग गया। तो इमीडिएटली अरिजीत सिंह ने क्या किया, ऑर्गेनाइजर से सपोर्ट मांगा। अगर वो उनसे लड़ने लग जाते, उनको झटक देते, तो वहां पे लोग क्या बोलते मालूम है, कि सेलिब्रिटी को ईगो आ गया है, पैसों का घमंड उनके सर पे चढ़ गया है, इस तरीके की बात करते। वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स की सपोर्ट ली, उनके बॉडीगार्ड की सपोर्ट ली, वहां पे उन्होंने अपने स्टाफ के सपोर्ट लिया कि यार इस तरह से हाथ खींचा उन्होंने कि उनके पूरी जो नस है वो खिंचा गई है। और वहां पे जितने भी लोगों ने वो वीडियो बाद में देखा, लोगों ने बोला कि यार ऑडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब वो सेलिब्रिटी से हाथ मिला रहे हैं तो तरीके से हाथ मिलाएं, उनका हाथ ही पूरा खींच लिया। तो यहाँ पे जब आप परेशान हो जाएं अपनी ऑडियंस में से कि कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप उनसे सपोर्ट, अपने स्टाफ से, ऑर्गेनाइजर से सपोर्ट ले सकते हैं। तो सीख सपोर्ट, और सपोर्ट लेने में देरी ना करें, अदरवाइज वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को बिगाड़ देगा। यहाँ पे हरिमोहन मिश्रा जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ टू हैंडल जीरो पार्टिसिपेशन ऑडियंस। अगर जीरो पार्टिसिपेशन है, देखो पार्टिसिपेशन अगर जीरो है तो ऑडियंस को एंगेजमेंट रखने का मैंने एक वीडियो बनाया है,
उसको ज़रूर देखें। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एंगेजमेंट रखने के लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंगेजमेंट रखने के लिए आप कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं। एंगेजमेंट रखने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप अपना ह्यूमर यूज़ करके कुछ फ़नी जोक्स भी कर सकते हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो, ताकि ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो इन्वॉल्वमेंट तभी आता है जब आप उनको कुछ काम करने के लिए देते हैं। ऑडियंस जो बैठी है, अगर उनके पास कुछ काम नहीं है करने को, तो वो बोर हो जाती है। लेकिन अगर आपसे, जैसे आपने देखा होगा कई बार जब स्पीकर जाते हैं, तो उनको ताली बजाने की कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, या उनको बोलते हैं कि जब मैं मेरा कुछ कुछ तो भी आप एक्टिविटी करवाते हैं, या आप उनको क्वेश्चन एक डालते हैं, या फिर आप उनको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं कि सेशन के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, मैं ये पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, तो लोग आपको अटेंटिवली सुनते हैं। तो ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। अ और एक्टिविटी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो डेफिनिटली उसमें पार्टिसिपेशन मिल जाता है। जब आप रेज़ करते, और ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर येस या नो में हो। एक्टिविटी इतनी डिफिकल्ट नहीं करवानी है कि लोग डर जाएँ या बहुत ही डिफिकल्ट है। एक्टिविटी ऐसी करवाओ जो जिसका आंसर येस या नो में हो, या फिर कितने लोग हैं आप में से जो एक्साइटेड हैं कि मैं आज 3 सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग शेयर करने वाला हूँ। तो लोगों का आंसर आएगा, यस वी आर एक्साइटेड। तो जब उनकी बॉडी मूव होने लगती है, ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। आपको दूरदर्शन की तरह न्यूज़ नहीं सुनानी है, आपको आज तक की तरह न्यूज़ सुनानी है। दूरदर्शन में जैसे हम पहले आज हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं, तो दूरदर्शन पे नहीं देखते, बिकॉज़ दूरदर्शन में जैसे बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली पहुँचे हैं और ये डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन यही न्यूज़ अगर आप अंजना जी का आज तक पे देखोगे, प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं दिल्ली में और देख लेंगे कि दिल्ली के अंदर वो आज क्या-क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो इस तरीके से बात करते हैं। तो एक एनर्जी रहती है, एक एहसास रहता है, एक हुनर, एक एनर्जी, और जब एक स्पीकर में एनर्जी होती है ना, तो ऑटोमैटिकली वो ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि आप सपोर्ट ले सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, 7वीं टेक्निक, फॉलो अप एप्रोप्रिएटली। सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा है जो रिलेवेंट टू टॉपिक नहीं है, या रिलेवेंट टू टॉपिक है, आपको आता नहीं है, ऑडियंस को भी आपने इन्वॉल्व किया लेकिन वहां भी नहीं आ रहा है किसी को, और आप थोड़ा सा हो गए, तो आप उनको बोले कि आपका क्वेश्चन एकदम सही है, मैं अपने सेशन के बाद आपको इसका आंसर जरूर करूंगा, या उनका टॉपिक से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो आप उनको निराश ना करें। आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको सेशन के बाद आप मुझसे मिलना, बैक ऑफ द स्टेज आप ज़रूर मुझसे मिलना, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। बट फिलहाल मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे 15 मिनट्स बोलने का मौका दिया है, तो मैं इस टॉपिक को फिनिश करता हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन को आंसर मैं ये सेशन खत्म होने के बाद ज़रूर करूँगा। और इसके बाद सेशन खत्म होने के बाद जब वो इंसान आपके पास आता है, तो आप ज़रूर उसका आंसर करें। दिस इज़ कॉल्ड फॉलो अप एप्रोप्रिएटली टेक्निक, जहाँ पे आप ऑडियंस को बाद में फॉलो अप करते हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो एक बार मैं ये 10 स्टेप आपको वापस दोहरा देता हूँ कि कौन-कौन से। पहला, स्टे काम। आपको कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाना है स्टेज पे। जितना बड़ा इंसान होता है वो काम होता है। ये ध्यान रखना, अगर आप अपना अग्रेशन, आप अपना गुस्सा, आप अपना जो भी नफ़रत वहाँ पर लेकर के आएँगे, तो ऑडियंस आपका ये सब सहन करने के लिए नहीं आई है। ऑडियंस आपका टॉपिक पे आपसे नॉलेज लेने आई है। तो बी काम, स्टे काम। कोई कितना भी कैसा भी टेढ़ा क्वेश्चन पूछे, आपके चेहरे पे एक डिसेंट सी स्माइल हो और आप काम रहेंगे, तो डेफिनिटली एक आधा आंसर तो आप वैसे ही जीत चुके हैं। एक्टिव लिसनिंग, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से सुने और उनको आंसर करें। तीसरा, रेस्पेक्टफुल एंगेजमेंट। रेस्पेक्टफुल इनके उनको रिस्पेक्ट दें, उनको बोलें कि सर आपका सोचना सही है, आपके टाइम भी मैं यही सोचता था, जब मैं आपकी जगह था तो मैं यही सोचता था, लेकिन धीरे-धीरे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना। इस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और उनको अपनी बात भी मनवा रहे हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट, रेस्पेक्टफुल एंगेजमेंट। चौथा पॉइंट था सीक कॉमन ग्राउंड। आप उनमें और अपने में कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश करें और उस कॉमन इंटरेस्ट पे बात करें। 5वां पॉइंट था सेट बाउंड्रीज़। आप पहले ही बता दें कि हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप बाउंड्रीज़ जब सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज ऑडियंस को चला जाता है कि हम सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सिर्फ़ 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो वहाँ पे नहीं, तो कई बार क्या होता है कि 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है और एक ही इंसान बार-बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप ऐसे बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि एक इंसान एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या बहुत सारी ऑडियंस है तो मैं कोई भी 4 क्वेश्चन लूँगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको 4 क्वेश्चन लेने हैं, इसके बाद आप
स्टेज से नीचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। छठी टेक्निक है रीडायरेक्ट एंड रीफ्रेम। अगर किसी ने क्वेश्चन गलत पूछा है तो उनको रीडायरेक्ट करें, मतलब उनको ये बोलें कि आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैंने जो सेशन दिया है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप एक काउंटर क्वेश्चन करके उनको वापस अपने टॉपिक पर लेकर के आ सकते हैं। दैट इज रीडायरेक्ट एंड रिफ्रेम टेक्निक। इसके बाद 7 ऑप्शन मैंने दिया, ऑफर अ सॉल्यूशन। 7 टेक्निक, एक सॉल्यूशन ऑफर करें। जैसे कि अभी मेरे सेशन के दौरान हरिमोहन मिश्रा जी ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मैंने एक सॉल्यूशन, जैसे एंगेजमेंट कैसे रखें, उन्होंने ऑडियंस को एंगेज कैसे रखें, तो मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया कि आप एक्टिविटी करवा सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये आप कोई एक मसल बॉडी मूवमेंट वाली कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये टॉपिक का मैंने जो आंसर दे दिया, तो आप एक सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज 7 टेक्निक। एंड 8, इन्वॉल्व द ऑडियंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, टॉपिक से रिलेटेड भी है, क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन आपके पास अगर आंसर नहीं है, तो आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर दें कि ऑडियंस का, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचती है। तो ये ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा, आपको वक़्त मिल जाएगा सोचने के लिए। एंड देन 9 पॉइंट इज़ सीक सपोर्ट। अगर आपके ऑडियंस में से कोई आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है और आपको पता चल गया है कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, तो आप स्टाफ की, ऑर्गेनाइज़र की आप मदद ले सकते हैं। सपोर्ट लेने में पीछे ना हटें। एंड द 10th इज़ फॉलो अप एप्रोप्रिएटली। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रिलेवेंट है, थोड़ा नहीं है, और अगर आपको उस समय आंसर नहीं आ रहा है, ऑडियंस को आप इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं, या 1 टू 1 में है, तो आप उनको बोले कि मैं इसका क्वेश्चन का आंसर, जैसे कई बार 1 टू 1 में होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ, अगर मुझे उसका आंसर नहीं आया, मैं किसी से ज़ूम मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर मैं आपको कल करूँगा। आप प्लीज़ अपना नंबर मुझे शेयर करें या मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करें, तो इसका आंसर मैं आपको कल करूँगा, एंड देन आई विल फाइंड द आंसर एंड डेफिनिटली विल गिव द सॉल्यूशन। तो ये इसको बोलते हैं फॉलो अप एप्रोप्रिएटली टेक्निक, जहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ जाती है। तो ये थे 10 तरीके जिसकी वजह से आप अपने डिफिकल्ट ऑडियंस को टैकल कर सकते हैं। और जब भी आप कोई सेशन कर एंकरिंग करने जाते हैं, या आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप कोई भी हैं, तो आपको कई बार 100 में से 2-3 ऐसे डिफिकल्ट ऑडियंस का सामना ज़रूर करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक मेरे व्यूअर्स ने दिया कि आप इस टॉपिक पे बात करो। एंड मेरे ऑफिस में केतकी है जिसने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया कि डिफिकल्ट ऑडियंस को कैसे हैंडल करें सर, इस पे ज़रूर वीडियो बनाएँ। तो थैंक यू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए सजेस्ट किया। और आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप से रिलेटेड जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एमजे ऑनलाइन एकेडमी, मनीष जैन पब्लिक स्पीकर करके यूट्यूब पे सर्च करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा सकें। राइट। और हर शनिवार रात 9 बजे हम मिलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप से रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। तो अगले शनिवार एपिसोड नंबर 21 में हम फिर मिलेंगे किसी नए पैरामीटर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जरूर शेयर करके इस वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले सभी लोग इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।